प्रोग्राम इसरार के साथ को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोबाइल लिंक पाकिस्तान, वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, पाकटेल लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बात करेंगे जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है सियासी मंजरनामे ही के हवाले से। आज देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन किस तरफ जा रही है, किस तरह जा रही है और इसको मज़ीद गियर अप करने के लिए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और पोलिटिकल लीडरशिप जो है उसको क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि दिल चाह रहा था कि चंद अहादीस आपके सामने पेश की जाएँ, तो अहादीस से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा, जो चुप रहा वो बच गया। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसको पेट, शर्मगाह और ज़ुबान के शर से महफूज रखा वो सब बुराइयों से महफूज रहा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुंह से बाहर निकाली और उस पर उंगली रखी, यानी इशारे से फरमाया कि खामोशी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि अपनी ज़ुबान उंगली से पकड़े हुए हैं और उसे खींचते हैं। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इस मुर्दार ने बहुत से काम करवाए हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी की अक्सर ख़ताएँ ज़ुबान के सबब हैं। और फरमाया कि सबसे आसान इबादत तुम्हें बता दूं, वो खामोशी और नेक हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई खामोश और बावकार मुसलमान देखो तो उससे तकर्रुब हासिल करो, क्योंकि ऐसा शख्स साहिब हिकमत होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि इबादतें 10 हैं, 9 का ताल्लुक़ खामोशी से है और 1 लोगों से भागना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के इस्लाम का हुस्न यह है कि ला यानी बातों को तर्क कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि आदमी जो कुछ कहता है वो लिखा जाता है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला इन हदीस की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देने की कोशिश और तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन साहब ने ये सुनी है हदीस, उनसे गुजारिश है हस्बे मामूल कि वो एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। आज का प्रोग्राम नाज़रीन सियासी मंजरनामा, और सियासी मंजरनामे का जब जिक्र आता है तो हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं और बड़ी पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन अहमद प्राचा साहब, तज़िया निगार हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड मुस्तहसन अली तिरमिज़ी साहब, और कर्नल साहब भी माशाल्लाह एक बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का बैकग्राउंड रखते हैं और इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। हमने देखा कि मुहर्रम ख़त्म हुआ, एक लल जो आया हुआ था कैंपेन में वो ख़त्म हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें गियर अप हो रही हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन सही मानों में गियर अप हो चुकी है और मज़ीद अगले जो आने वाले दिन हैं इनमें भी वो गियर अप मज़ीद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस बात पर खुशी का इजहार करता हूँ कि आपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही मीनिंगफुल अहादीस से किया। लेकिन दूसरी तरफ इसमें हमारे लिए सबक यह है कि एक तरफ तो आप ज़ुबान की लग़्ज़शों से आपने हमें कहा कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ आप गुफ्तगू के पुलसरात से हमें गुजार रहे हैं। यही तो इम्तिहान है जी, यही मोमिन का यही इम्तिहान जी। खासा मुश्किल काम आपने हमारे ज़िम्मे लगा दिया है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सच्ची बात अगर कहने की आप इजाज़त दें तो मुझे आज के सियासी मंजरनामे में पिछली जो गुजरी हुई हमारी इंतखाबी कैंपेन्स हैं उसके हवाले से मुझे कहीं कोई इंतखाबी कैंपेन वो नज़र नहीं आती। ना उस अंदाज से जलसे जुलूस हैं, ना उस अंदाज से लोग अपने पोस्टर्स की और स्टिकर्स की मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ ये है कि अभी तक एक बेयकीनी की कैफियत हमारी सियासी फिजा में पाई जाती है।
और ये सूरत हाल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुहर्रम के बाद कुछ थोड़ा सा हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कैंपेन की तरफ चले हैं, लेकिन ये कि किसी भी पार्टी, वो चाहे अपोजिशन की पार्टियां हों या हुकूमती पार्टियां हों, वो कुछ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी वो तो हो रही है, लेकिन इंतखाबी मुहिम जिसे कहा जाता है कि आज का मसलन आप अखबार उठाएं, पूरे अखबार के पहले और आखिरी सफ़े पर मुझे इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से, पार्टियों की जिद्दोजहद के हवाले से और इंतखाब के करीब आने से कोई खबर नहीं मिली, सिवाय ख़वातीन, वजारत ख़वातीन की तरफ से एक इश्तिहार था कि आज से 19 दिन के बाद इंतखाबी वो मार्का होगा और उसके लिए हमें ख़वातीन को लेकिन क्या ये आप समझते नहीं है कि जो इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन है और पूरा जो माहौल है और ये जो आजकल दिन हम देख रहे हैं, इस तरह के दिन पहले कभी नहीं आए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पहले कभी नहीं हुई थी, इस तरह के हालात और बेयकीनी की जो कैफियत है वो नहीं हुई थी, इलेक्शन पोस्टपोन इस तरह नहीं हुए थे पहले, तो ये भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जरा डैम्पेंड है। जी, ये जरूर है कि वो फिजा में एक सोगवारियत की कैफियत है, फिजा गमनाक है, लेकिन उसके साथ साथ किसाना साहब जो असल इश्यूज उभर कर सामने आए हैं उन पर जरा खुलकर बात कर लेनी चाहिए कि जहां पर लोग सारी इंतखाबी मुहिम को भूल गए हैं, यानी लोगों को आटा नहीं मिल रहा, उसके लिए जो है वो कतारों में खड़े हैं। उसके बाद ये कि वहां से बच निकलते हैं तो फिर पता चलता है कि गैस, लेकिन ये इश्यूज ये तो चलते रहते हैं, ये कहां पे नहीं होते हैं, आम हालात में चलते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है वो तो आप समझते हैं ना कि उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये इश्यूज जो हैं वो उस कैंपेन पर डोमिनेट कर गए हैं। अगर गैस से जो है वो बच निकलते हैं तो आगे मैं कर्नल साहब से पूछूंगा कि इश्यूज क्या डोमिनेट कर चुके हैं जी कैंपेन के ऊपर, और क्या इलेक्शंस कैंपेन जो है वो अभी तक गेयर अप नहीं हो रही है, यही वजह है जो इश्यूज ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब? किसाना साहब, इस सिलसिले में जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा और प्राचा साहब से बड़ी माजरत के साथ, इस वक्त जो माहौल इस मुल्क में जारी तारी और सारी है उसमें शख्सियात और वाक़यात का जिक्र है। जो एक कॉन्सेप्ट था, तसव्वुर था जिसका नाम पाकिस्तान है, उसका जिक्र मुझे कहीं नज़र नहीं आता। हर तरफ अभी प्राचा साहब ने भी जो बात की, वाक़यात की तरफ निशानदही कही, आटा नहीं मिलता, ये वाक़यात है, शख्सियात की बात हो रही है। वो जो तसव्वुर पाकिस्तान है उसके मुतल्लिक मेरा कोई सियासी लीडर, कोई दानिश्वर, कोई ऐसा शख्स जो कि किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो बात करने से कासिर है और कर नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ ज़रूरत इस वक्त ये थी कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त एक ख़तरे की हालत से दो चार है, तो हमें तसव्वुर पाकिस्तान को लेके अपने मैनिफेस्टोज में आगे चलना चाहिए था। जस्ट उस तसव्वुर पाकिस्तान इस वक्त हमारे लिए क्या है? वो तसव्वुर पाकिस्तान है यूनिटी, यकजा हो जाना। लेकिन चूंकि हम शख्सियात में फंस चुके हैं और वाक़यात में दबे हुए हैं, लिहाजा उस तसव्वुर को हमने धुंधला कर दिया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। Whenever there is a choice between tangible and intangible, go for intangibles. पाकिस्तान तसव्वुर है, intangible है। शख्सियात आएंगी जाएंगी, आटा महंगा होगा सस्ता होगा। But tangibles do matter too. They do. लेकिन अब जो इलेक्शंस का जो सिलसिला आ रहा है, जिस वक्त इस मखसूस हालात के अंदर, मैं ये समझता था कि हमें कोई एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान का तसव्वुर और वो यूनिटी की तरफ आए। एक साहब हैं सियासतदान, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा मत लें और इलेक्शन नहीं होने चाहिए। दूसरा सियासतदान कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और दोनों का एक मुश्तरका बयान आता है बाद में कि धांधली होगी। जो इलेक्शन नहीं चाहता वो भी धांधली, और जो चाहता है वो भी धांधली। जो चीज़ अभी आपके सामने आई नहीं उसके मुतल्लिक आप जजमेंट्स दे रहे हैं बैठकर। हम इस पर मजीद बात करेंगे। जरा चलते हैं कराची और बात करते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट फजल कुरैशी साहब के साथ, और कुरैशी साहब से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फजल कुरैशी साहब, हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से, और कंसेंसस की भी बात हुई है कि मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर अभी तक हम लोग कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके हैं। आप मुझे बताइएगा कि कराची और सूबे सिंध में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं उनमें कंसेंसस मौजूद है?
क्या इलेक्शन कैंपेन के हवाले से गियर अप हो रहा है सिलसिला? देखिए जी, बात यह है कि बिल्कुल यकीनन अब इलेक्शन तो बहुत नजदीक आ गए हैं और शहर में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है। और एक बड़ा फीचर उसका ये है कि अभी तक कम से कम जो इलेक्शन कैंपेन है वो पीसफुल है, पुरअमन है, और किसी तरह से कोई क्लैशेस की आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में या जमातों में या वर्कर्स में कोई खबर नहीं आई। और कराची शहर आपको पता है कि पॉलिटिकली बड़ा कॉन्शियस शहर है और यहाँ पर पाकिस्तान के हर हिस्से की आबादी बड़ी तादाद में मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पर अगर पठानों की आबादी है तो पेशावर शहर की आबादी से ज्यादा बड़ी आबादी कराची में है। इसी तरह पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी हैं, बलोच हैं, सब मौजूद हैं। और इस लिहाज से यहाँ पर जो इलेक्शन का यानी जो कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, अगर उसका मतलब यह है कि कुछ पार्टियों में आपस में सीट एडजस्टमेंट, तो यकीनन PMLN और PPP के दरमियान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुआ है। जमात इस्लामी तो शिरकत ही नहीं कर रही है, वो तो बाइकआउट कर रही है। दूसरी तरफ बड़ी पार्टी जो है वो MQM है, उनके रैलियां वगैरह वो निकाल रहे हैं और तवक्को जैसा उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, ख्याल ये है कि वो ज्यादातर सीटें उनकी मेजॉरिटी वो शायद कराची की ले जाएंगे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में। लेकिन दूसरी पार्टी चूंकि आपस में इत्तेहाद हो गया है PMLN का और PPP का, और ये सीट एडजस्टमेंट हुई, तो इसमें इनको भी उम्मीद है कि काफी सीटें आपस में ये भी ले जाएंगे। वन वे यानी वो नहीं होगी गेम। ठीक है। और जो लोग बाइकआउट के हवाले से कह रहे हैं वो भी कुछ स्ट्रेंथ रखते हैं या उनके सिर्फ अखबारी बयानात? बाइकआउट के हवाले से मेन पार्टी सिर्फ जो है जमात इस्लामी है, और वो उनका कोई ऐसा यानी है उनके फॉलोअर्स कराची में, लेकिन कोई ऐसा बड़ी पार्टी शुमार नहीं होती कराची में। जो बड़ी पार्टियां शुमार होती हैं वो है MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q और आपका पीपल्स पार्टी। तो ये पार्टियां तो शिरकत करनी है, तो जमात इस्लामी की तरफ से जो बाइकआउट है उसका कोई ऐसा असर नजर नहीं आता, बल्कि आमतौर पर ख्याल ये है कि उनके जो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो भी अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को किसी न किसी पार्टी में वोट डालने जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गियर अप हो रही है कैंपेन जो है? मैं समझता हूँ कि यहाँ तो काफी गर्मा गर्मी है शहरों पे। अगर आप जाके देखें तो ऐसी तस्वीरें और बैनर्स और प्लेकार्ड्स कराची की तमाम बड़ी बड़ी शहरों पर बहुत नजर आ रहे हैं। और यहाँ माशाल्लाह लोगों के पास चूंकि जरा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े साइज के बिल बोर्ड तस्वीरों के साथ, और हर पोल्स के ऊपर अवेजा है उनके बैनर्स जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ काफी ज्यादा अच्छी खासी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी गहमा गहमी है, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कि इसमें शिरकत करेंगे वोट डालने के लिए। फजल कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। और इस गहमा गहमी में अल्लाह करे कि इजाफा हो और हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो गियर अप हो और जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी हमें मिल सकें। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया। फजल कुरैशी साहब हमारे साथ कराची से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पे सिचुएशन बेहतर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्शन का एक मेले का सा समा होता है, गहमा गहमी होती है, उसमें इजाफा हो रहा है। मजीद बात इसके ऊपर करेंगे, हमारे साथ दो बड़ी पर्टिनेंट शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद सी यू इन अ बिट। नो नेटवर्क कवरेज कितना बुरा लगता है, लेकिन मोबाइलिंग फैमिली अपने वसी तरीन नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में। अब आप भी मोबाइल लिंक में शामिल हो सकते हैं। जब हम सब एक हैं तो आप क्यों नहीं? आइए मोबाइल लिंक का हिस्सा बनिए। Join us. मोबाइलिंक जैज़ के साथ क्यों न बनाए अपनी बात, हर जगह जहां मैं जाता हूँ। Say hello in red and yellow, come together and jazz up your life. Bolo 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 na, bolo jazz, bolo mobiling jazz, mobiling jazz. Awesome out.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामे के हवाले से और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कैंपेन कराची में तो उन्होंने कहा कि खासी अच्छी गियर अप हो चुकी है और गहमा गहमी मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा भी हो रहा है। बाकी इलाकों में भी अब जाहिर है कि मुहर्रम ख़त्म हुआ, बाकी चीज़ें भी जो हैं ख़त्म हुई, अब चंद दिन रह गए हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन बायकॉट भी कर रहे हैं। अब उसमें उनकी जो वॉइसेस हैं वो किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं और क्या बायकॉट का सिलसिला आपकी नज़र में कुछ ठीक था? ये तो आपने खासा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। तो वो उसमें जहाँ तक उनकी रिजर्वेशंस हैं बाइकाट करने वालों की, उनका कहना ये है कि नहीं, उनका कहने को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं। मैं अक्सर एक ये बात किया करता हूँ, डॉक्टर एंटी मेहदी हुआ करते थे अमेरिका में। जी जी, वो उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया वहाँ पे। जी, तो वो मुसलमानों का जो मैसेज दिया करते थे वो ये कहते थे कि टू विन इट यू हैव टू बी इन इट। ठीक है। तो अब जो भी आपने सिस्टम जिसको इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है, यू बेटर बी देयर एंड स्टार्ट टू रेक्टिफाई। जी, मेरी ज़ाती राय उससे आप पूरी तरह आगाह हैं, जिनका मैं अखबारात वगैरह में भी इजहार करता रहता हूँ। मेरे ख्याल में इत्माम हुज्जत ज़रूर होना चाहिए। ये कि जो भी एक मुल्क में इलेक्शन का प्रोसेस है, आइडियल और परफेक्शन तो नहीं है, या जो हमारे यहाँ वो कहीं भी नहीं है, जब वो कहीं भी नहीं है। हमारी जो आइडियल डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ तो मेरे ख्याल में ये कि इलेक्शन में हिस्सा तो लेना चाहिए था, और उसके बाद उनके जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वाकई जो है एट द एंड ऑफ द डे वो ये साबित हो जाता कि जो कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, तो फिर अपनी बात कहने में, अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में, उसमें एहतजाज करने में वो एक तरह से पूरी उनके पास इस बात की दलील और कुव्वत मौजूद होती। बहरहाल वो ये भी आप समझते हैं कि एक दस्तूरी, शहरी और जमहूरी हक है कि कोई आदमी जिस बात को जिस तरह से समझता है उसमें लोगों को वो अपने साथ मिलाकर उस बात के लिए भी कैंपेन नहीं, लेकिन इसमें आप कहीं डाइकोटमी नहीं देखते हैं उनके स्टैंड्स में। 2002 के इलेक्शंस में उन्होंने इसी गवर्नमेंट के तहत हिस्सा लिया और यही उनके बकौल इस तरह की जो हुकूमत थी वहाँ पे मौजूद थी। अब 2008 के जो इलेक्शंस हैं उनकी दफ़ा आके वो कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तो एक बड़ा बुनियादी उनका स्टांस है ना, वो तो ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अदलिया को फारिग किया गया, तो उस बिना पर वो समझते हैं कि अब इलेक्शंस किसी तरह से भी आज़ादाना, शफाफ, साफ नहीं। उस वक्त भी जो अदलिया थी वो पीसीओ के तहत ही आई हुई थी वैसे, बाय द वे। नहीं, लेकिन डबल पीसीओ के तहत नहीं थी। मतलब वो अब डबल या ट्रिपल की बात बाद में कर लेंगे। कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने बाइकआउट किया है, हैव दे मिस्ड द ट्रेन? सर, मैं ये समझता हूँ, पराचा साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इत्माम हुज्जत करनी चाहिए। मैं बड़े माफ़ी से और अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मुल्की मसाइल सामने आ जाएं तो उनमें हिस्सा लेना चाहिए, इत्माम हुज्जत की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि आप उसमें शामिल ही नहीं हैं, तो वो बात। और ये जमात इस्लामी के लिए किसी तरह से बेहतर नहीं है। दूसरा लफ्ज़ कसाना साहब आपने कि गहमा गहमी नहीं हो रही, मैं ज़रा इससे भी इख्तलाफ रखता हूँ। गहमा गहमी का मतलब क्या है? आप हर चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं, जी, देख लीजिए। जी हाँ, गहमा गहमी का मतलब क्या है? गहमा गहमी मसलन इस वक्त कैंपेन चल रहा है अमेरिका में, बड़ी गहमा गहमी है, बहुत से लोग आ रहे हैं, कन्वेंशन हो रही हैं, टीवी पे मुज़ाकरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनकी प्राइमरीज के लिए जो मेरी गहमा गहमी है और जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जब मैं गहमा गहमी के लिए जुलूस निकालता हूँ तो मैं थोड़ की तरफ राग़िब हो जाता हूँ। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि 70 चैनल्स पाकिस्तान में चल रही हैं और इस कैंपेन की गहमा गहमी को टेलीविज़न से ला के लोगों को बताया जाए, एड्रेसेस किए जाएँ और वो किए जाएँ। तो जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसने किसी मौके पे भी माफ़ी चाहकर बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा, कोई पॉजिटिव किरदार कभी सियासत में अदा नहीं किया। दीनी लिहाज से गालिबन उनका बहुत हिस्सा है पाकिस्तान में, लेकिन सियासत में गालिबन ये अपने वैसे बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। ये चूंकि कर्नल साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी है तो इसके बारे में बात कहना, चले अब थोड़ा सा मैं आपको मौका देता हूं, इस पे आप कर लें, लेकिन ये जो असल क्वेश्चन है उसकी तरफ लेट्स नॉट गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। चूंकि जो है कर्नल साहब ने बाकायदा नाम लेकर एक बात की है, तो एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से जिसका तमाम सियासी पार्टियों के इस मुल्क में उनकी परफॉर्मेंस पर एक नज़र है, मुझे ये कहना जो है वो
यानी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप 1947 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएं तो जमात इस्लामी की इस मुल्क में जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी उनकी काविश है, जिद्दोजहद है, और इसको हर कोई तस्लीम करता है, जो वो चाहे उनका मुवाफिक है या उनका मुखालिफ है। और उन्होंने हमेशा एक मुल्क में कानूनी, दस्तूरी और आईनी जंग जो है वो लड़ी है। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। इससे जो एक कैटेगोरिकल, और वैसे भी कर्नल साहब चूंकि आपने यूनिटी की बात की थी, तो आज यूनिटी की ही बात करते हैं। और मेरा ख्याल है अभी हम थोड़ा सा जरा जंप लेते हैं और यूनिटी में ही रहते हुए हम चलते हैं लाहौर और बात करते हैं रेहाना हाशमी साहबा के साथ, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और पॉलिटिकल साइंस के साथ मुंसलिक हैं। रेहाना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना साहबा, हम बात कर रहे हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। आप जरा पंजाब में रहते हुए लाहौर की जो सिचुएशन है उसको कैसे देख रही हैं, और ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है उसको कैसे देख रही हैं? क्या मुहर्रम के बाद इलेक्शन कैंपेन में आप देख रही हैं कि गहमा गहमी का कुछ मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं? मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेन्स में सिलसिला जो है गियर अप हो रहा है? शुक्रिया किसान साहब। असल में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि ये कहा जा रहा था कि शायद मुहर्रम के बाद इलेक्शंस में कोई गहमा गहमी नजर आएगी, लेकिन लाहौर में इधर हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। उसकी मेरा ख्याल है क्योंकि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अभी तक सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स में, कैंप ऑफिसेस के अंदर जो उनकी मीटिंग्स हैं, या आपको अगर आप बाहर रोड पे घूमें तो आपको कोई एक आध गाड़ी नजर आ जाएगी जिसके ऊपर बैनर्स और वो लगे हुए, आपको कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जो पॉलिटिकल कैंपेन जलसों की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, जिसमें अवाम की भरपूर शिरकत होती है, वो तकरीबन यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या ये फैक्टर नहीं है रेहाना साहबा के जो अंदरूनी शहर है उसका जरा कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे कैंपेन ज्यादा नजर आती है, कैंपेन की जो गहमा गहमी ज्यादा नजर आती है। आप चूंकि शायद पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं तो वो इलाके जो हैं वो जरा थोड़े से स्कैटर्ड हैं, लोग जरा उस तरह नजर नहीं आते होंगे। इज दिस द फैक्ट? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में दोनों तरफ बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो सामने है, लेकिन जो अंदरूनी लाहौर भी आप देखें ना तो उसमें भी जो बहुत मतलब जिस तरह से हमें माजी में नजर आता है कि जी जो भाटी दरवाजा है वहाँ पे आपको नजर आएगा बहुत बड़ा इलेक्शन कैंपेन सियासी जमातों की तरफ से, वो चीज इन इलेक्शंस में नजर नहीं आ रही। उसकी दो तीन रीजन जो हैं वो मेरा ख्याल है हम इस वक्त करनी चाहिए डिस्कवर कि आखिर क्या वजह है। क्या ऐसा तो नहीं कि अवाम जो है वो इस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से बनी हुई है, कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसकी वजह से, बजाय इसके कि अवाम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते, उनको ये खतरा है कि उन वहाँ जाने के बाद अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह का कोई इवेंट हो जाता है तो उसमें उनका क्या बनेगा। तो बेसिकली फिर आप ये कह रही हैं कि लोगों की दिलचस्पी मौजूद है लेकिन उसके इजहार के लिए उन्हें थोड़े से कंसर्न्स का सामना है, और ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है उनकी वोटर्स की कि वो समझें कि ठीक है हम सिर्फ वोट दे देंगे जाके, लेकिन हम जलसों में शायद नहीं जाना चाहते। देखिए किसान साहब, स्ट्रेटजी तो असल में इस तरह से वो हम ये भी कहते हैं कि खामोशी जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फिर उनकी एफिलिएशन या एसोसिएशन वो चीज़ सामने नहीं आती इस खामोशी से कि हम क्या दिखना चाह रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज है। क्योंकि सियासी मंजरनामे में हम ये आगे चीज़ जो डिस्कस करेंगे कि किस पार्टी की जितनी ज़्यादा उसके कैंप ऑफिस में या उसके जो जलूस है उसमें अवाम की शिरकत होगी, उतनी उस पार्टी के जीतने के बारे में या उसके वोट बैंक में या टर्न आउट जो इलेक्शन का होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पे तो जिस तरह की सिचुएशन है उससे लग रहा है कि जैसे इलेक्शंस में टर्न आउट खासा कम रहेगा। लेकिन इसमें यह भी तो आप देख रही हैं ना कि जिस तरह दहशतगर्दी का एक सिलसिला है, कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल तक हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ये जो ओवरऑल एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये उसी का एक आप समझ लें कि शाखसाना है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डिस्करेज्ड हैं थोड़े से और वो पीछे हट गए हैं इस हवाले से कि हम जाके इलेक्शन कैंपेन में ना जाएं और घरों में बैठ के सिर्फ वॉच करें और वेट एंड सी की पॉलिसी रखें? साहब बहुत इम्पोर्टेंट बात आपकी है, लेकिन मसला सारा ये है कि इस इशू की तरफ या ये बात समझाएगा कौन किसी को कि जो इंटरनेशनल प्रेशर्स या जिस तरह की एंटी पाकिस्तान कैंपेन चल रही है उससे हमने निकलना किस तरीके से है। असल में जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल हम लोग डिस्कस करते हैं वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं सोशलाइजेशन का, और ये सोशलाइजेशन जाहिर है वो घरों में बैठ के नहीं, वो उस वक्त करते हैं जब ये स्ट्रीट सोशलाइजेशन भी होती है, ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं। लेकिन रेहाना साहब, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड नाउ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि
अब वो कैंपेन्स और उस तरह की जो पहले हम देखा करते थे कि जलसे और जुलूस, वो अब नहीं हुआ करेंगे। अब हमें ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। अबलागी हिकमत अमली बिल्कुल बदल दी है। अब तो आपको मीडिया पे, चैनल्स पे उनके नजर आते हैं। अब आपको जो ये प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर सारी कैंपेन है। और इस वक्त जो ये नए ट्रेंड है, ये 2008 के हमारे जो इलेक्शंस हैं, ये इसमें नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें फिर अगेन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, वो ये है कि सियासी जमातों को फिर ये चाहिए कि वो कम से कम इस तरह से कि जो टीवी चैनल्स आप देखें इतने सारे आ गए हैं, जैसे आपके प्रोग्राम हैं और बहुत सारे, उस पर वो अपने लिए टाइम लेके तो अपनी कैंपेन को, अपने मंशूर को इस तरह से प्रेजेंट करें, और या अवाम से कम वो फीडबैक लें कि वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, जो उन्होंने इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो अपने मंशूर में, कि अवाम को उससे कोई कंसर्न है, या अवाम अभी तक इस चक्कर में है कि जी महंगाई, बेरोजगारी और जो हमारे इस वक्त इशू है, आप देखें एनर्जी का इशू, आटे का इशू, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अवाम लाताल्लुक होती जा रही है इन चीजों। चलें, अल्लाह करे कि लाताल्लुकी ख़त्म हो और जिंदा दिलाने लाहौर का जो शहर है वो अपनी जो इनकी रवायती गहमा गहमी है उसमें वापस लौटे। आपका बहुत शुक्रिया रेहाना साहब, थैंक यू वेरी मच। रेहाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थी लाहौर से, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और ब्रेक आन पड़ी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो की भी बात करेंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। पाकटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिला है। 600 SMS 50 रुपए में पार्टी टाइम से। हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज जब मेरी सरजमीन को मेरे एहसास और तवज्जो की जरूरत है तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं वोट जरूर दूंगी क्योंकि मेरा वोट अहम है। आइए और आगे बढ़कर वोट देने का अहम फर्ज अदा करें। वज़ारत तरक्की ख़वातीन, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामा, इलेक्शन कैंपेन और अब थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो की भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो टेररिज्म की बात हम कर रहे थे और रेहाना साहब ने भी बात की उसमें कि लोगों का हो सकता है कि कंसर्न हो कि कैंपेन्स में नहीं जाना है, उसमें ये टेररिस्ट एक्टिविटी कोई हो सकती है। अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे हो रहा है। अब टेररिज्म के हवाले से देखा जाए तो हमारे लिए अब आप क्या चैलेंजेस देखते हैं कि हम उनको कैसे कोप करें, किस तरीक़ा से उनको हम कन्फ्रंट करें? किसान साहब, इसमें तो बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे कायदीन और हमारे लीडर्स हजरात जो हैं वो जो कुछ अभी कर्नल साहब ने फरमाया कि तमाम मसाइल का एक ही लफ्ज़ में हल है जो बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और वो यूनिटी है। अब ये कि डाइवर्सिफिकेशन, यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, इख्तिलाफ राय भी होता है। तो अब जाकर मुल्क के मसाइल को मुल्क से बाहर डिस्कस करने के बजाय, दूसरों से रहनुमाई तलब करने के बजाय, दूसरों से मदद मांगने के बजाय, दूसरों को यकीन दहानी कराने के बजाय, दूसरों को ये समझाने के बजाय कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, सीधी बात यह है कि अपने आंगन में मिलकर बैठें और उसके बाद इत्तेफाक राय पैदा करें। और जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर ये कि मरने वाले और मारने वाले वो सारे इसी कौम के लोग हैं, तो आपस में एक मुफाहमत की सूरत हाल, यूनिटी की सूरत हाल वो पैदा करनी चाहिए। और जबकि अफसोसनाक बात यह है कि जिनका फर्ज है कि वो प्रोटेक्शन मुहैया करें, वो अमन लाएं, वो लोगों को एतमाद दें, वो खुद कह रहे हैं कि फलां फलां और नाम लेकर, यानी हुकूमती पार्टी के लोगों के भी नाम लेकर और अपोजिशन के लोगों के भी नाम लेकर वो कह रहे हैं कि फलां फलां को शहर में खतरा है, लिहाजा आप जो वो अपने आप को बचाएं, कहीं तहखाने में चले जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्हें यह कहना चाहिए कि एहतियात वाजिब है, लेकिन यह है कि हम मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है और हम पूरी जो है वो उसके साथ नेक नियति के साथ आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन साथ साथ एक जो रोल आपने थोड़ा सा उसका इशारा किया पॉलिटिकल पार्टीज का है। कर्नल साहब, इसमें ये जो सूरत हाल दहशतगर्दी के हवाले से देख रहे हैं, जो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है और ख़ास तौर पर जो लीडरशिप है उनकी, उसका क्या होना चाहिए?
मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो कुछ मंजरनामा सामने आया है उसमें गिले शिकवे शिकायतें, और मसलन ये बात अब रिकॉर्ड पे है कि मोहतरमा ने अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए आने से पहले ये फरमाया फ़लाँ 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 शख्स ये करना चाहता है और मेरी जान के दर पे है। तो जब हम इन ख़तरात का जिक्र अखबारात में टीवी में करते हैं और हर शख्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करता है तो लिहाजा ये एक फ़ज़ा बन जाती है खौफ की, और उस खौफ की फ़ज़ा में फ्रस्ट्रेशन आती है। उसमें फिर वो लोग जो कि अब तक खामोश बैठे हुए हैं, और जैसे इन्होंने जिक्र किया आटा बिजली और घी का, कि जब उनको नहीं मिलता तो वो भी फिर सोचते हैं कि हमें कोई तखरीबकारी के ज़रिए ये करना चाहिए। मैं प्राचा साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसका इलाज मुफाहमत में है, मिलकर बैठने में है, बातचीत में है। लेकिन ये मुफाहमत देखें, ये हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन है $1 मिलियन क्वेश्चन वो ये है कि कैसे होनी चाहिए और कौन शुरू करेगा। अब जो दूसरी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो हुकूमत की तरफ देखती हैं कि हुकूमत फर्स्ट स्टेप ले। हुकूमत कहती है कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा ताली बजाने में दूसरा हाथ अपना जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये कैसे और कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा सर किसाना साहब जिस वक्त आप माशी हालात की तरफ तवज्जो देंगे। फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस वक्त पैदा होती है जब आपके पास आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि बेसिक्स हैं, अगर वो भी आपको दस्तयाब ना हो तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेशन की स्टेज पे आ जाता है। अगर हुकूमत वक्त और आने वाली हुकूमतें इसको अपना लें कि हमने माशी हालात को पाकिस्तान में ठीक करना है, जैसे गुर्बत हटाओ एक सिर्फ नारा के तौर पे ना रहे बल्कि उसका रिज़ल्ट नीचे तक जाए, और मैक्रो इकनॉमिक्स की बात ना हो, माइक्रो इकनॉमिक्स की बात हो, तो उस सूरत में गालिबन ये लोग जो थोड़ा से तसल्ली बख्श जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है तमाम। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गालिबन, मैं फिर माजरत के साथ चूँकि मैं समझता हूँ लोग सुन रहे हैं, एक इंतशार की तरफ फ़िज़ा पैदा हो रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे पर यह कहना कि ये हो ही नहीं सकता। यानी एक शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके लिए 12 हुकूमत कह चुकी है कि हमने आपसे नाम मांगे थे, आपने नाम ही नहीं दिए। तो जो प्राचा साहब जिक्र कर रहे थे कि कॉन्सेंसस, हाउ डू वी रीच कॉन्सेंसस? कॉन्सेंसस इज विद पार्टिसिपेशन। इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, डोंट आस्क फॉर कंसेंसस। ये वही बात होगी कि टू विन इट यू हैव टू विन इट। अगर आपने उसको इंप्रूव करना है किसी भी प्रोसेस को प्राचा साहब, यू हैव टू बी इन इट। ये अभी जैसे तिरमिज़ी साहब बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बात ये है कि जब अवाम को ये महसूस होता है कि वो हुक्मरानों के और उनके दरमियान वसी खलीज हासिल है, अब खलीज मौजूद है, तो इससे पहले यहाँ पर ऐसे वज़राए आज़म गुजरे हैं कि जो ट्रिकल डाउन पॉलिसी की बात करते थे, ट्रिकल डाउन, वो तो ट्रिकल डाउन हुआ नहीं। वो माशाल्लाह खुद यूरोप के बड़े बड़े रेस्तोरानों में बैठकर जो है वो खाना खा रहे हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ के अवाम वो उनकी हालत पहले से भी बदतर हो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 60 साल में कौन से हुक्मरान थे जिनका फासला अवाम के साथ बड़ा करीबी था और वो उनके घरों में जाके खाना खाते थे? नहीं, लेकिन किसाना साहब इतनी बात तो थी ना कि ये तो 70 का जो है वो इलेक्शन जो है वो जीता ही इसी बुनियाद पर गया कि उस वक्त की पार्टी ने, और बाद में उन्होंने ये कल्चर डेवलप करने की बड़ी कोशिश की कि हम अवाम की आवाज़ है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि कंसेंसस, तो सबसे पहली बात यह है कि जब अवाम को इस बात का यकीन हो जाए कि हमारे हुक्मरान, यानी मसाइल दुनिया में हर जगह होते हैं, जंगों से पहले होते हैं, जंगों के बाद होते हैं, कभी किसी मुल्क की इकानमी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, लेकिन उन्हें यह महसूस होता है कि ठीक है हम सब एक ही बोट में, एक ही कश्ती में सवार है। अगर ये कि मुझे एक जो है वो एक रोटी नहीं मिल रही तो मेरे हुक्मरानों को भी जो है वो मुमकिन है कि वो आधी खा रहे हो। जहां ये कल्चर हो वहां लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। बहरहाल अब दूसरी तरफ आए कि कंसेंसस यहां डेवलप करने में ये ज्यादा वैसे आइडियलिस्टिक बातें नहीं है। आजकल वैसे किसी दुनिया में ऐसा हो रहा है जी, अमेरिका में तो बिलियनर्स हैं जो हुक्मरान हैं। नहीं, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं और वहां बाकायदा ये किसाना सब कहा जाता है उमर्स लॉज, उमर बिन खत्ताब के जो है कवानीन, ये बात वहां कही जाती है और वो उन पर अमल कर रहे हैं। उसी तरह के तमाम तर खतरात के बावजूद के वहां पर वो उसका
जो जैसे कि एक वो गालिबन स्वीडन के वजीर आजम जब कत्ल हो गए थे किसी गलतफहमी में, हाँ जी, पालमे साहब जो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना कल्चर नहीं बदला और उसी तरह से वो भी वो वहां पर फ्लैटों में रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं और उसके बाद अवाम की तरह चलते फिरते। ये आप पूरे पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं जी। कर्नल साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इस पर अर्ज करना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त पूरी कौम शख्सियात और वाक़यात के जंजाल में फंसी हुई है। आपने भी अब जिक्र किया एक वज़ीर आज़म का नाम लेकर कि वो महलों में ठहरा हुआ है, चला गया है। मेरा ख्याल ये पाकिस्तान का मसला नहीं है और हमें टीवी के प्लेटफॉर्म से किसी एक शख्स के नाम लेकर पाकिस्तान का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला इस वक्त जो है उसकी सर्वाइवल है। इस वक्त हम बड़े गंभीर एक जगह पे आकर खड़े हो गए हैं और वो उसी वक्त हल होगा जब हम ब्लेम गेम छोड़ देंगे, हम इनवर्स देखना शुरू करेंगे, हम एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखेंगे, अफहाम और तफहीम से आगे बढ़ेंगे। वो तो आप कर नहीं रहे। एक ज़ात पकड़ी हुई है और उस ज़ात के ख़िलाफ़ पूरा कैंपेन जो है पूरे पाकिस्तान में पिछले 6-7 माह से चल रहा है। सर, एक शख्स की कोई हैसियत नहीं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन इस पे मजीद बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं शरीफ फारूक साहब, उनसे बात करते हैं। राब्ता हो गया उनसे। शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। शरीफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ साहब एक चीज जरा मुझे बताइएगा, आपसे मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि आपको उसका जवाब मुझे पता है कि पता होगा। कर्नल साहब हमारे साथ बैठे हुए, हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है और उसमें कर्नल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास यूनिटी का फुकदान है, पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, हम लोग मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मुहक्किक हैं और आपने कायदे आज़म पर बड़ा काम किया है, कायदे आज़म के हवाले से मुझे जरा बताएं कि इस वक्त हम पाकिस्तान को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान को अगर कायदे आज़म होते तो आज सबसे ज्यादा पहले 2-3 काम वो सबसे पहले जो वो कौन से करते? देखिए जी, कायदे आज़म अगर होते तो सबसे पहले तो वो देखें, उन्होंने फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन ये उन्होंने किया था और उन्होंने जो अपना पैगाम छोड़ा, सबसे पहली बात उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप मुसलमानों के दरमियान जहाँ इतनी स्कैटर्ड एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के जो इलाके इतने फैले हुए हैं, इनके दरमियान वहादत कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि ओनली एंड ओनली फेथ कैन एस्टेब्लिश दिस यूनिटी। और वो फेथ जो है उसकी तरफ हमने चूंकि तवज्जो नहीं दी और हम उलझ गए बाकी फ्रूई चीजों पर। अच्छा शरीफ साहब, इसमें एक चीज मैं और भी पूछना चाहूंगा कि हम एक और चीज में भी उलझे हुए हैं। हमें तो अभी तक यही क्लियर नहीं है कि ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन था या यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था। हम लोगों ने इस्लामाबाद में इसको बदलते देखा है और वहां पे पहले लिखा हुआ था फेथ यूनिटी डिसिप्लिन, अब उसको उठा के उन्होंने यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कर दिया है। ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा प्लीज। माय डियर, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। मोहतरमा फातिमा जनाब अपनी जब हयात थी तो वो पेशावर तशरीफ लाई और यहाँ पर डॉक्टर आजम खान थे, नासरुद्दीन आजम जो हमारे एडवाइजर भी रहे, तो वो अपना कायदे आजम के जब डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श जब कायदे आजम का इलाज कर रहे थे तो वो लाहौर में उस वक्त उन्होंने नए वहां से फारिग हुए थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, तो वो वहां से दवाइयां भेजा करते थे। मोहतरमा यहाँ तशरीफ लाई पेशावर में तो अपना असलम खटक साहब ने वो बीमार पड़ गई और वो किसी से इलाज नहीं कराती थी। तो असलम खटक साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे डॉक्टर को लाऊंगा जो आपके भाई के लिए दवाइयां भेजा करता था। चुनांचे बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब उनको यकीन हो गया कि मेरे भाई कर्नल इलाही बख्श को जो याद वहाँ जो तुरबत से मंगवाया करते थे वो यही भेजा करते थे, तो उन्होंने कहा यही अपना इसी तरह यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। उन्होंने कहा नो नो नो, फेथ इज फर्स्ट। जब तक ईमान नहीं होगा हम किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे? ईमान के बाद इत्तेहाद भी आता है, डिसिप्लिन भी आता है। अब जब हम खुद ही छोड़ दें और ईमान के बारे में हम पुख्ता न रहे तो अब वो तो हमारा कसूर है, किसी और का कसूर तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त आप समझते हैं कि हम दोबारा ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो पैशन था कायदे आज़म का, ये अपने यहाँ इनकलकेट कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नीयतें साफ हों और हमें अपने आप पर एतमाद हो। यकीन पैदा कर रहा है गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। असल में बात यह है कि हम अपने आप को भूल गए हुए हैं, अपने आप पर एतमाद हमारा नहीं रहा। अगर हमारे ऊपर अपना एतमाद हो, यकीन हो, तो अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हजरत उमर फारूक को उन्होंने दरबार अपना वो बैठे हुए थे खिलाफत का, तो वहां पर एक खातून आई और उसके बच्चा एक उठाया हुआ था, बच्चा रो रहा था। तो उसने कहा कि ये बच्चा, उसने कहा तुम्हें पता है ये तुम्हारे बेटा जो है उसने फलां दिन ये फलां हरकत की और उसकी वजह से ये हुआ। हजरत उमर अंदर गए मकान में, तो अबू शैना उनके बेटे का नाम था, तो उन्होंने कहा कि अबू शैना तुमने फलां तारीख को फलां दिन किसी खातून से तुमने कोई ज्यादती की थी? उसने कहा जी मेरी जिंदगी में मुझसे एक गलती हुई थी। उसने कहा अब गालबन तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी खाना है, तुम जाओ बाहर आओ। उसने बाहर आया, उसके बाद उस औरत ने बरमला कहा कि यही है जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी और मैं ये बच्चा जो है इसका। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको 100 दुर्रे लगाए गए। जब दुर्रे लग गए, आखिरी दुर्रा जो था, तो अबू शैना ही डाइट। तो उन्होंने कहा जब तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाओ तो कहना कि मेरे बाप ने इंसाफ किया। तो अब बात यह है कि जहां उसके बाद आप मुझे बताएं कि एक अमीरुल मोमिनीन ममलकत का जो सरबराह है वो अगर वो अपने बेटे को बिल्कुल नहीं बख्शता और इंसाफ करता है तो उस मुल्क में फिर खराबियां कैसे पैदा होंगी? बिल्कुल ठीक तो हमारे ये कहते हैं अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, तो वो सारी की सारी चीज हमें पूरी की पूरी कौम को हमें अपने आप पर एतमाद करना होगा, अपने खुदा पर, रसूल पर, अपने ईमान पर। बात असल में यह है कि हम अपने आप को खुद खोए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। शरीफ साहब, फिर कभी आप इस्लामाबाद आएँ तो जरा CDA के जो कारपरदान हैं उनसे जरा मिल के उन्हें बताइएगा कि ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन है। बादशाह का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। जिंदगी प्लानिंग का नाम है। प्लानिंग आगे बढ़ने की, आरज़ुओं की, इरादों की। कहीं सबसे अहम प्लानिंग ना भूल जाइए, मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कीजिए। अपना कुनबा छोटा रखें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। थैंक यू वेरी मच। बाजी मैं इंशाल्लाह जरूर कहूंगा, लेकिन आकाश मैंने तो अपनी किताब में फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, मेहरबानी। शरीफ फारूक साहब रिनाउंड जर्नलिस्ट और मुहक्किक हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई और ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि ये असल मामला क्या है। आखिर में मैं ज़रा थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट पाकिस्तान 3 इशूज़ के ऊपर। एक डेमोक्रेसी है, उनको बड़ा फिक्र है हमारी डेमोक्रेसी का। दूसरा हमारे न्यूक्स के हवाले से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। तीसरा टेररिज्म के हवाले से कि हम टेररिज्म पे कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अभी दौरा यूरोप करके आए हैं, उसमें उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे इसका जो भी इंप्रेशंस हैं इस तरह के उन्हें डिस्पेल किया जाए। डेमोक्रेसी के हवाले से मुझे ये बताएं कि जहाँ पे अपने हल उनके जो हैं वो कोई इतना ख़ास वो नहीं है, हमारे बारे में इतना इंटरनेशनल कंसर्न क्यों है? नहीं, उसकी वजह ये है कसाना साहब कि इसके बारे में कि उनका ये कंसर्न वो बिल्कुल बजा है। यानी ये तो अलग बात है कि वो किस नीयत से ये कंसर्न रखते हैं, लेकिन सीधी बात है कि जमहूरियत का एक ही मॉडल है और वो मॉडल ये है कि अक्सरियत और जो मेजॉरिटी हो उसका रूल नहीं। लेकिन मिस्र में उनको कोई जमहूरियत नजर नहीं आती, बाकी मिडिल ईस्ट में उनको जमहूरियत नजर नहीं आती, इसराइल जो मर्जी करता रहता है वहां पे कुछ नहीं नजर आती। आप माशाल्लाह मिडिल ईस्ट में रहे हैं, ये डायकॉटमी नहीं है उनकी पॉलिसी? नहीं, वो एक अलग बात है कि वो तो अमूमन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी उन्हें सूट नहीं करती। लेकिन ये बात ये कहना कि आप डेमोक्रेसी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं और ये कि अगर इस तरह की बात कही जाए कि हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी के लिए लोग अभी तैयार नहीं है, या ये कि लोग डेमोक्रेसी डिजर्व नहीं करते, तो ये तो किसी तरह से मुनासिब नहीं है। जितना मैं आपको कहता हूँ, आप अमेरिका में रहे हैं कसाना साहब, बिल्कुल मुझे ये बात आप यानी ये बताइए कि वहाँ पर आम आदमी को अपने नेशनल इश्यूज के बारे में या इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में कितनी अवेयरनेस होती है? ऑलमोस्ट जीरो। और पाकिस्तान में आप किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछ लें तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी, मजदूर को भी न सिर्फ ये कि अपने इश्यूज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बड़ा कंसर्न होता है, बल्कि हमारा तो कल्चर ही है कि जहां पर तंदूर पर भी रोटी खा रहे होंगे मजदूर,
तो खैर खैरियत पूछने के बाद, और इंटेलेक्चुअल्स हाय बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होंगे कि वो कहीं पर जो है वो ये वैसे मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं कि आपने अमेरिका का जिक्र किया, कांग्रेसमैन बॉब नाए एक हुआ करते थे, ये मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बात कह चुका हूं। उन्होंने मुझे बताया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं 50% ऑफ द कांग्रेसमैन डोंट इवन हैव द पासपोर्ट्स। तो अब उनके पास पासपोर्ट्स भी नहीं है तो उनका वर्ल्ड व्यू क्या होगा, ये अलग क्वेश्चन है। चले कर्नल साहब, मुझे ज़रा इसमें बताइएगा कि इंटरनेशनल कंसर्न हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये वाकई डेमोक्रेसी के हवाले से है या कुछ इनके दूसरे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं? सर, पसे पर्दा इसके जो एक जहन काम कर रहा है और उसको हमें समझ लेना चाहिए मिन हैसुल कौम, वो है न्यूक्स। आपका एटॉमिक वाहिद मुल्क है उम्मा का जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। एक दूसरा मुल्क ईरान इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों इतना बड़ा ख़तरा है इसराइल के लिए और बाकी उस दुनिया के लिए जो ये समझते हैं कि टेररिज्म अगर इनके साथ है और ये भी इनके पास हुआ तो हमारी सर्वाइवल मुश्किल। दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन सर्वाइवल। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी, जैसे आपने फरमाया कि क्या सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुल्क रह गया जिसके लिए कि आप डेमोक्रेसी चुनेंगे? दुनिया के बहुत से ममालिक, और हमारी डेमोक्रेसी अच्छी या बुरी चल रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना था, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आए, लेकिन फिर जब इलेक्शन हुआ तो वही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सबसे बड़ी शख्सियत थे, PNA ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई और उनको एक जगह से हटा दिया गया। तो ये डेमोक्रेसी थी। तो ये न्यूक्स के हवाले से आपने बात की है? न्यूक्स के हवाले से है ये तमाम कंसर्न इनके, और कोई इनके पीछे पसे लेकिन कंसर्न की मुझे एक जरा देखें ना, एक ये अनफाउंडेड कंसर्न नहीं है क्या कि जिसमें अभी तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके कभी कोई फ्लॉ सामने नहीं आया, फुल प्रूफ सिस्टम है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह रहा था कि इनके अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट तक वेपन्स कैरी करके चले जाते हैं और बाद में पता चलता है। हमारे इस तरह का कोई वाक़या नहीं, तो ये अनफाउंडेड नहीं है? अनफाउंडेड इसलिए नहीं है कि एक प्रॉक्सी वार है जो कि लड़ी जा रही है यहाँ पे ऑन बिहेस्ट ऑफ दी इजराइलीस। ख़तरा इसराइल को है। फ़लस्तीन का मसला जब तक हल नहीं होता, मुसलमान उम्मा इस बात पर मुत्तहिद है कि इसको हमें ठीक करना है, और जब ये बात आती है तो फिर उन्हें ख्याल आता है कि कौन से ममालिक हैं जो इसकी मदद कर पाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आगे बढ़ जाए। 15 सेकंड्स प्लीज। जी, बस इसका यही है जी कि उसके न्यूक्स के बारे में उनके जो भी खदशात हैं उसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही हल है, और वो हल ये है कि हमारे दरमियान यूनिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और उसमें जो भी जीत कर आए उसको बड़ी जो है उसको जो है वो पूरी तरह से इक़्तिदार उसके स्पुर्द कर देना चाहिए। ये सूरत हाल हो जाएगी तो किसी को हम पर जो है वो उंगली उठाने का बिल्कुल ठीक कहा आपने, और माशाल्लाह यही यूनिटी का जो मैसेज है वो हमें आज देना है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है आजकल। प्राची साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इंतहाई अहम मौजू पे ख़ास तौर पे यूनिटी के हवाले से आपने बात की। नाज़रीन, यही मैसेज है, कायद-ए-आज़म का भी यही मैसेज है और तमाम हमारे जो ज़ोमा है उनका भी यही मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान जो गंभीरता का सामना कर रहा है उसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि हम यूनिटी का मुजाहरा करें, और यूनिटी का तरीका यही है कि हम सब लोग अपनी ज़ात को भुलाकर अपने मुल्क का सोचें और मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस्रार किसानों को इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।